हेमलता, रीना, दीपिका, Yes, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। सबको आवाज आ रही है ना? हाँ रवि। यस। जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्णा। कविता जी एक हेल्प चाहिए थी। बताओ। दीपिका जी। वो ना, वो आंटी है ना, उनके कमर में दर्द हो रखा है। दीपिका जी। हाँ। तो ये नहीं हो। आई थिंक किसी और का माइक ऑन है। अच्छा। पूनम जी। कल अपन ने बात करी थी कि जो निबंध है वह कैसी विधा है, उसको लिखते कैसे हैं। अ, उसके लिए अपन को क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। ये कल सारी चर्चाएं अपन ने करी थी। और इन चर्चाओं को अपन ने बहुत विस्तृत रूप से कल किया था। उसी में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वह व्यक्ति पूछ सकता है। मेरे को मैम की तरफ से आदेश हुआ है कि जो कल इंट्रो की क्लास हुई थी वह सब कुछ लिखवाया जाए आपको। और जितने भी ऐसे चलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है, लिखना है। और लिखना है तो आप जैसे एक बार यहाँ पर लिखोगे तो आप उससे कुछ परिचित हो पाओगे। फिर उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे जब 2-3 बार आपको वो चीज़ें लिखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी तो आप उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके याददाश्त में बनी रहेंगी। कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको याद रहेगी। तो इसलिए जो अपन ने कल चर्चा की थी आज अपन उसको लिखेंगे भी, और पुनः थोड़ा थोड़ा सा और पुनः आज चर्चा भी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही समय मिलेगा तो अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे आज राजस्थान का। ठीक है। जो कल जो अपन ने बात करी थी निबंध विधा के बारे में, उसमें किसी को कोई भी प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है। नहीं है? ठीक है। तो हेडिंग बनाइए निबंध। मैडम ने इसलिए बोला है क्योंकि जब बच्चे कॉपी खोलेंगे, मान लो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जैसे यहाँ पर पढ़ा उसके बाद खोलेंगे, उसके बाद जैसे ही वो ऐसे स्टार्ट करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि निबंध में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे लिखना है, क्या है। वो सारी चीज़ें फिर उनके दिमाग से गायब हो जाती हैं। तो इसलिए मैम ने बोला है कि जो ये सारी बातें हैं आप लिखवाओगे, हर चीज़ें उनको लिखवा कर चलोगे। ठीक है। इसमें आपको किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई हाँ ना तो नहीं बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है। है नहीं ना? सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है। लिखिए निबंध। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सम्यक या समान रूप से बंधी हुई रचना। कैसी रचना होगी निबंध? निबंध होगी समान रूप से बंधी हुई रचना। अगर इसका अपन इस शब्द को तोड़ें तो क्या बनता है? नी प्लस बंध। ठीक है ना? नी प्लस बंध। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समान रूप से बंधी हुई रचना। अगर बात करें लेख, लेख में क्या होता है? लेख एक समान रूप से बंधी हुई रचना नहीं होती है। इसमें क्या होता है? लेखक के स्वतंत्र विचार होते हैं। क्या होते हैं? लेखक के स्वतंत्र विचार होते हैं, जबकि निबंध में लेखक के स्वतंत्र विचार नहीं होते हैं। ठीक है ना? निबंध में लेखक के
स्वतंत्र विचार नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। जब भी आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, उस समय आपको ये बात तो दिमाग में फिक्स रहनी चाहिए कि आपको थोपना नहीं है किसी चीज को। जो भी आपके विचार हैं, उनको थोपने की कोशिश नहीं करना है। आपको कैसे विचार लिखने हैं वहां पर, आपको जो विचार लिखने हैं वह तथ्यों प्लस तर्क के आधार पर जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को लिखना है, ना कि किसी लेखक के, ना कि अपने स्वतंत्र विचार को उसमें नहीं थोपना है। अपने जो विचार दोगे वो कैसे विचार होंगे आपके, तथ्यों या आंकड़ों या तर्क के आधार पर होंगे। कैसे होंगे, तथ्य, आंकड़े या तर्क के आधार पर विचार होंगे। वो ही विचार आपको कहाँ पर लिखने हैं, निबंध में लिखने हैं। ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। एक ऐसी रचना, एक ऐसी रचना। भाई लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको हिंदी लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो इंग्लिश नो मीडियम सर। के, हाँ सब नो लिख। सर। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी शब्द में दिक्कत हो, बोल सकता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर। देखिए, एक ऐसी रचना जिसमें, एक ऐसी रचना जिसमें विषय का बराबर, एक ऐसी रचना जिसमें विषय का बराबर, एक ऐसी रचना जिसमें विषय का बराबर, विषय का बराबर तारतम्य हो, विषय का बराबर तारतम्य, विषय का बराबर तारतम्य हो, कौमा, कसावट हो, तारतम्य हो, कसावट हो, क्रमिकता हो, या फिर बंधापन हो। क्रमिकता हो, बंधापन हो। क्या होना चाहिए निबंध में? ऐसी एक ऐसी रचना है जिसमें विषय का क्या हो, बराबर तारतम्य हो, और वहां पर क्या दिखाई दे, अक्षरों में जो वाक्य हैं उनके मध्य कसावट दिखाई दे, एक से एक जुड़े हुए हों, और उनके अंदर क्या हो, क्रमिकता हो। मतलब क्रम वाला सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बात कहीं की और कोई कहीं की, ऐसा आपको नहीं करना है। ये चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बंदापन हो। इसी में लिखिए, निबंध पूर्ण विराम लगा करके, निबंध में व्यक्ति के, निबंध में व्यक्ति के, निबंध में व्यक्ति के भाव व विचार, निबंध में व्यक्ति के भाव व विचार, निबंध में व्यक्ति के भाव व विचार एक सूत्र में बंधे होते हैं, एक सूत्र में बंधे होते हैं। निबंध में व्यक्ति के भाव व विचार एक सूत्र में बंधे होते हैं। निबंध में व्यक्ति के भाव व विचार एक सूत्र में बंधे होते हैं। इन भाव और विचारों से, इन भाव और विचारों, इन भाव और विचारों से, इन भाव और विचारों से विषय को, इन भाव और विचारों से विषय को, इन भाव और विचारों से विषय को अनुशासित, इन भाव और विचारों से विषय को अनुशासित,
और क्रमबद्धता में बांधा, और क्रमबद्धता, अनुशासित और क्रमबद्धता, अनुशासित और क्रमबद्धता में बांधे रखना है। अनुशासित और क्रमबद्धता, अनुशासित और क्रमबद्धता में बांधे रखना है, में बांधे रखना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, जो आपके भाव विचार हैं वो कैसे होने चाहिए, वो तथ्यों आंकड़ों के आधार पर, तर्क के आधार पर होने चाहिए, वो अनुशासित होने चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज आप ध्यान नहीं रखोगे तो जो आप लिख रहे हो वह क्या बन जाएगा, लेख बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेख बन जाएगा, फिर वो निबंध नहीं रहेगा। ठीक है ना। लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। जैसे, जैसे, जैसे एक माला में, जैसे एक माला में, जैसे एक माला में फूलों का, जैसे एक माला में फूलों का, जैसे एक माला में फूलों का अनुशासित, जैसे एक माला में फूलों का, जैसे एक माला में फूलों का अनुशासित एवं क्रमबद्धता, अनुशासित एवं क्रमबद्धता के रूप में, अनुशासित एवं क्रमबद्धता के रूप में, अनुशासित एवं क्रमबद्धता के रूप में, अनुशासित एवं क्रमबद्धता के रूप में बंधी हुई होती है, अनुशासित एवं क्रमबद्धता के रूप में बंधी हुई होती है। उसी प्रकार, उसी प्रकार निबंध में भी, उसी प्रकार निबंध में भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार निबंध में भी हमें उसी बात का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार निबंध में भी हमें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक माला होती है, माला में जो मोती हैं वो क्या है, क्रमबद्धता है। एक के बाद क्या होता है, एक जुड़ा हुआ होता है। ये क्या चल रहा है, क्रमता चल रही है कि एक के बाद एक आएगा, दूसरे इसके बाद दूसरा आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दिया गया हो। क्या है, यहाँ पर क्रमबद्धता है। और यह क्रमबद्धता होने के कारण ही क्या हो रहा है, एक संपूर्ण माला का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो ये मोती यहाँ था, जो ये फूल यहाँ था, उसी फूल घूमता घूमते और सारे फूल जुड़ते 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 क्या बन गया, एक माला बन गई, एक शेप बन गई गोल। तो मतलब क्या हुआ कि जो बात यहाँ पर कही गई थी वही बात सारे में घूम करके आ गई, लेकिन वही उसी के रूप में क्या हुआ, सब बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है, सब में क्या है, अनुशासन है और क्रमबद्धता है। यही निबंध में होता है। निबंध में भी क्या होता है, यही अनुशासन चाहिए और यही क्रमबद्धता चाहिए। अगर ये है तो वह आपका क्या है, निबंध है, अन्यथा वो निबंध नहीं है। ठीक है। इसके बाद लिखिए निबंध की सामग्री, हेडिंग बनाइए, निबंध की सामग्री। निबंध की सामग्री, कि निबंध को लिखने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए आपको।
देखिए भाई, जब भी अपन कोई भी निबंध या ऐसे लिख रहे होते हैं, उस समय यह ध्यान रखा जाता है कि विषय क्या है, क्योंकि विषय के ही आधार पर हम उसकी सामग्री को निर्धारित करते हैं। कि जो विषय होता है उसी के आधार पर देखा जाता है कि भी इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हो सकते हैं, अपन क्या क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते हैं, किससे एग्जामिनर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से पॉइंट ज्यादा अच्छे होंगे, कौन से नहीं होंगे। ये अधिकतर तो किस पर निर्भर करता है, उसकी जो हेडिंग होती है उस पर निर्भर करता है, शीर्षक पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अपन बात करें, 95%, 100 में से 95% कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो सभी में ही मुख्य मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं। वो क्या है? बात करें, एक सामग्री है तथ्य। तथ्य सब में ही चाहिए होते हैं। तथ्य का मतलब महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। वो आंकड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए होता है आपको? तर्क। तर्क कह सकते हो या विचार। तीसरा क्या चाहिए होगा आपको? कल्पना। और चौथा क्या चाहिए होगा आपको? अ, अभिव्यक्ति कौशल। तो लिखिए इसमें निबंध की सामग्री, इसमें लिखिए निबंध के विषय, इसमें लिखिए निबंध की सामग्री। निबंध की सामग्री निबंध के शीर्षक पर तय की जाती है। निबंध की सामग्री निबंध के विषय पर तय की जाती है। निबंध की सामग्री निबंध के विषय पर तय की जाती है। किंतु किंतु फिर भी किंतु किंतु फिर भी लगभग सभी तरह के निबंधों में किंतु फिर भी सभी तरह के निबंधों में किंतु फिर भी सभी तरह के निबंधों में किंतु फिर भी सभी तरह के निबंधों में कुछ खास सामग्री आवश्यक होती है। कुछ खास सामग्री आवश्यक होती है। कुछ खास सामग्री आवश्यक होती है। वो क्या है खास सामग्री? नंबर एक, तथ्य। तथ्य, महत्वपूर्ण बातें या फिर आंकड़े, ये आपके पास होने चाहिए। जो भी विषय है, जो भी जिस पर आप लिख रहे हो, उसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, तर्क या विचार आपके पास होने चाहिए। तर्क कैसे आएंगे, विचार कैसे आएंगे, कल मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है, ठीक है। जब आपके पास तथ्य हैं और विचार हैं, तो आप क्या करोगे? इनको बेस मान करके, इनको नेम मान करके आप क्या करोगे? एक सुंदर कल्पना कर सकते हो, उसको संजो सकते हो, उसको आप जितना चाहे अच्छा बना सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है, ये आपकी कल्पना पर निर्भर करता है। लेकिन बेस क्या होना चाहिए आपका? बेस होना चाहिए आपका फर्स्ट और सेकंड। अगर आपका बेस ये नहीं है, आपकी नींव यह नहीं है, तो वह कल्पना कैसी है? निरर्थक है। उसका कोई भी लेना देना निबंध से नहीं होता है। फिर आप कुछ भी लिखो उसके अंदर, ठीक है। अगर आपका बेस क्या है, आपकी नींव क्या है, अगर आपकी नींव मजबूत है, तो ये कल्पना जो रूपी, जो आप वहां पर संजो रहे हो, कल्पना रूपी ढांचा तैयार कर रहे हो, वह क्या होगा? एक सुंदर होगा। एक ऐसा होगा कि उसको पढ़ने से, उसको समझने से पता चलेगा कि इसमें व्यक्ति को क्या भाव है, क्या कहना चाहता है, क्या आगे की रणनीति बनाना चाहता है, वो सारी चीजें यहाँ पर झलकेंगी, ठीक है। और अगर आपने ये चीज नहीं ली, तो क्या होगा? फिर वो कोरी कल्पना होगी, कोई मतलब नहीं है उसका। और अभिव्यक्ति कौशल, जब आपके पास तीनों चीजें आती हैं, तो आपको लिखना, पढ़ना, समझना सब कुछ आपका निखर जाएगा। वही होता है अभिव्यक्ति कौशल,
ठीक है, तो ये चार बातें क्या है, महत्वपूर्ण होती हैं। ये खास सामग्री है जो हर निबंध में आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग बनाइए तथ्य। हेडिंग बनाइए तथ्य। लिखिए तथ्य में क्या है। तथ्य में लिखिए उस विषय से संबंधित, उस विषय से संबंधित, उस विषय से संबंधित आंकड़े, उस विषय से संबंधित आंकड़े, कौमा सूचनाएं, उस विषय से संबंधित आंकड़े, कौमा सूचनाएं तथा, तथा कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तथ्य में क्या होनी चाहिए? तथ्य में आपके पास हो सकता है कि आप आंकड़े ले लो, या फिर कुछ महत्वपूर्ण, जहां पर ऐसा लगता है विषय ऐसा है कि भाई वहां पर आंकड़े यूज नहीं हो रहे हो, तो वहां पर क्या ले सकते हो आप, कुछ महत्वपूर्ण बातें ले सकते हो, उनको वहां पर रख सकते हो। या फिर उनसे संबंधित कोई बहुत अच्छी न्यूज आई है या अखबार की कटिंग का कोई भी चीजें हैं जो आपने पढ़ा है, जहां से पढ़ा उनको ले सकते हो। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आंकड़े जो हैं वो कैसे लोगे आप। आंकड़े क्या होता है, कई बार कॉपी चेक कर रहे होते तो बच्चे खूब आंकड़े लिख देते हैं। देखो आंकड़ों का भी मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस तरह कॉपी को भर दो कि उसमें सनी सन दिखाई दे, नहीं। आंकड़ों का मतलब होता है जो नवीन आंकड़े होते हैं फिलहाल, जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, जो वर्तमान में, जैसे वाणिज्य में है, आर्थिक में है, या फिर वैज्ञानिक वाला निबंध आते हैं, इनमें जो अभी वर्तमान चल रहा हो, जैसे राजस्थान की पर्यटन नीति के बारे में कुछ चल रहा हो। ठीक है, ऐसी जो महत्वपूर्ण बातें जो सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जा रही हो, ऐसे आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे उन आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 100 100 2 2 साल पुराने आंकड़े हैं उन सबको आप वहां पर क्या भरमार भर रहे हो और नवीन आंकड़ों को वहां पर लिख ही नहीं रहे हो, तो भी वो आंकड़े लिखना आपका निरर्थक है। आपको आंकड़े भी कैसे चाहिए, नवीन। ठीक है, नवीन आंकड़े जरूर आपके निबंध में होने चाहिए। उससे यह प्रभाव पड़ता है कि आपको उस विषय के बारे में जानकारी है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में आएगा कि जो उसने विषय चुना है उस विषय के बारे में सरकार की योजनाएं, सरकार की जो नीतियां हैं उनकी भी उसको क्या है, जानकारी है। और उन जानकारियों को उसने क्या है, उनके आधार पर यह निबंध की रचना की। ठीक है, कैसे आंकड़े होंगे, नवीन आंकड़े। लिखिए, लिखिए, ले पूर्ण विराम लगा करके, पूर्ण विराम लगाइए, लिखिए लेकिन, लेकिन जो ये आंकड़े हैं, लेकिन जो ये आंकड़े हैं नवीन होने चाहिए। लेकिन जो ये आंकड़े हैं कैसे होने चाहिए, नवीन होने चाहिए। लेकिन जो ये आंकड़े हैं नवीन होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स लिखिए पॉइंट बना करके, लिखिए जो विषय, जो विषय, जो विषय आर्थिक, जो विषय आर्थिक या वाणिज्य, जो विषय आर्थिक या वाणिज्य, जो विषय आर्थिक या वाणिज्य से संबंधित हो, जो विषय आर्थिक या वाणिज्य से संबंधित हो, आर्थिक या वाणिज्य से संबंधित हो, जो विषय आर्थिक या वाणिज्य से संबंधित हो, उन विषयों में, जो विषय आर्थिक या वाणिज्य संबंधित हो, तथा, तथा वैज्ञानिक विषय भी, तथा वैज्ञानिक विषय भी इसमें सम्मिलित हैं, तथा वैज्ञानिक विषय भी इसमें सम्मिलित हैं। सर ये लाइन दोबारा बोलिए एक बार।
जो विषय जो आर्थिक या वाणिज्य से संबंधित हो। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, कोष्टक में लिख लीजिए, वैज्ञानिक विषय भी क्या है इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विषय जो होते हैं इनमें भी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये तो है ही है, वैज्ञानिक विषय भी यहाँ पर रखे जाते हैं। जो विषय आर्थिक या वाणिज्य संबंधित हों उन विषयों में उन विषयों में उन विषयों में आंकड़ों की विशेष आवश्यकता होती है। आंकड़ों की विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिखिए, ये तथ्य बहुत अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए। ये तथ्य बहुत अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए। ये तथ्य बहुत अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए। ये तथ्य बहुत अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भाषा शैली। भाषा शैली भाषा शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तथ्य के बारे में आपको पता चला, तथ्य में क्या होगा। इसके बाद हेडिंग बनाइए, तर्क या विचार। तर्क या विचार, हेडिंग बनाइए, तर्क या विचार। लिखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों का, हर टाइम चाहे कभी भी बात कर लो, एक ही पॉइंट को लेकर के, सर विचार कहाँ से लाएं। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखवा रहे हैं। लिखिए, तर्क या विचार। लिखिए, निबंध में निबंध में निबंध में विचारों का विशेष महत्व है। 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 पूर्ण विराम। विचार न केवल विचार न केवल विचार न केवल सटीक हो। विचार न केवल सटीक हो। विचार न केवल सटीक हो, कौमा प्रासंगिक, कौमा प्रासंगिक, कौमा प्रासंगिक व एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हों। प्रासंगिक व एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हों। प्रासंगिक व एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हों। अर्थात 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 विचार बिल्कुल सुलझे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि विचार कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सुलझे हुए हो। कैसे हो, सुलझे हुए हो। अर्थात विचार बिल्कुल सुलझे। अर्थात विचार बिल्कुल सुलझे व एक दूसरे के साथ बंधे होने चाहिए। विचार बिल्कुल सुलझे व एक दूसरे के साथ बंधे होने चाहिए। विचार बिल्कुल सुलझे व एक दूसरे के साथ बंधे होने चाहिए। अब बात आती है कि विचार आएंगे कहाँ से।
समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि विचार आए कैसे जिनको हम लिख पाए। तो इस बात को भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना के लिखना, विचार कहाँ से आते हैं, प्रश्न चिन्ह बना के लिख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न होता है बच्चों का। लिखिए, विचार कोई किताब, विचार कोई किताब, विचार कोई किताब, कौमा, अखबार, विचार कोई किताब, कौमा अखबार, विचार कोई किताब, कौमा अखबार, कौमा मैगजीन पढ़ने, कौमा मैगजीन पढ़ने, मैगजीन पढ़ने से बटोरे नहीं जाते हैं। विचार कोई अखबार, मैगजीन या किताब पढ़ने से बटोरे नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि खूब आते हैं बच्चे, सर हम तो खूब एडिटोरियल पढ़ते हैं, हम तो ये पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं लिखा जाता। समस्या क्या है, पढ़ते तो हैं लेकिन उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं दागते। जिस दिन आप प्रश्न चिन्ह दागना स्टार्ट कर दोगे क्यों और कैसे, उसी दिन से ही आपके ऑटोमेटिक दिमाग में विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे। आप माथा पच्ची करने लग जाओगे, आप समझने लग जाओगे नहीं ये बात कही क्यों है। तो आपको उस बात की का रहस्य जो पता चलने लग जाएगा, आप सही गलत में अंतर करने लग जाओगे, और जो वो होंगे वो विचार ही तो होंगे, और क्या है। ठीक है ना। लिखिए, बटोरे नहीं जाते हैं, ना ही जो कुछ, ना ही जो कुछ, ना ही जो कुछ आप देख रहे हो, 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 या जो हो रहा है, या जो हो रहा है, या जो हो रहा है, उसे स्वीकार करने से, उसे स्वीकार करने से, उसे स्वीकार करने से, उसे स्वीकार करने से विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। उसे स्वीकार करने से विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। उसे स्वीकार करने से विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। उसे स्वीकार करने से विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, विचार उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं किसी पुस्तक को पढ़ने, किसी पुस्तक को पढ़ने पर, किसी पुस्तक को पढ़ने पर, उस पर, किसी पुस्तक को पढ़ने पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, 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 कौमा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूर्ण विराम। ठीक है, विचार कैसे उत्पन्न होंगे, आप जो भी पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो या मैगजीन पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो या अखबार पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो आप, यदि आप उसको पढ़ करके और प्रश्न चिन्ह लगाओगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है, वही क्या है, विचार है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा के लिखिए, जितना, जितना आप प्रश्न चिन्ह, जितना आप प्रश्न खड़ा करेंगे, जितना आप प्रश्न खड़ा करेंगे, जितना आप प्रश्न खड़ा करेंगे, या स्वतंत्र रूप से मनन करेंगे, या स्वतंत्र रूप से मनन करेंगे, या स्वतंत्र रूप से मनन करेंगे,
स्वतंत्र रूप से मनन करेंगे, आपके विचार आपके विचार उतने ही परिपक्व होंगे। आपके विचार उतने ही क्या होंगे? परिपक्व होंगे। आपके विचार उतने ही परिपक्व होंगे। आपके विचार उतने ही क्या होंगे? परिपक्व होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, कल्पना। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना आपको? भाई दोनों जी पॉइंट सर। है ना? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, हेडिंग बनाइए कल्पना। लिखिए, विचार और तर्क, विचार और विचार और तर्क, सॉरी, विचार और तथ्य, विचार और तथ्य, विचार और तथ्य निबंध की नींव है। 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 इस नींव पर इस नींव पर इस नींव पर मंजिल का ढांचा तो इस नींव पर मंजिल का ढांचा तो इस नींव पर मंजिल का ढांचा तो खड़ा किया जा सकता है। इस नींव पर मंजिल का ढांचा तो खड़ा किया जा सकता है। इस नींव पर मंजिल का ढांचा तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इस नींव पर मंजिल का ढांचा तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन सजावट विचारों लेकिन सजावट लेकिन सजावट विचारों की मौलिकता से ही आती है। लेकिन सजावट विचारों की लेकिन सजावट विचारों की लेकिन सजावट विचारों की लेकिन सजावट विचारों की मौलिकता से ही आती है। मौलिकता से की जाती है या आती है, कुछ भी लिख सकते हो। मौलिकता से की जाती है, जो कि लेखक के जो कि लेखक के जो कि लेखक के कल्पना से ही संभव है। जो कि लेखक के कल्पना से ही संभव है। जो कि लेखक के कल्पना से ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें ही लिखिए, कल्पना कल्पना विचारों की एक उड़ान होती है। कॉमा लगा के, कल्पना कॉमा विचारों की एक उड़ान होती है। कल्पना विचारों की एक उड़ान होती है, लेकिन इसकी मुख्य डोर लेकिन इसकी मुख्य डोर लेकिन इसकी मुख्य डोर तर्क और तथ्य लेकिन इसकी मुख्य डोर तर्क और तथ्य होते हैं। लेकिन इसकी मुख्य डोर तर्क और तथ्य होते हैं। पूर्ण विराम। यदि आप बिना तथ्य और तर्क के यदि आप बिना तथ्य और तर्क के यदि आप बिना तथ्य और तर्क के बिना तथ्य और तर्क के कल्पना कर रहे हैं यदि आप बिना तथ्य और बिना तथ्य और तर्क के कल्पना कर रहे हैं यदि आप बिना तथ्य और तर्क के कल्पना कर रहे हैं तो यह निरर्थक है, निराधार है।
तो यह निरर्थक है या निराधार है। इसका निबंध में कोई स्थान नहीं है। इसका निबंध में कोई स्थान नहीं है। इसका निबंध में कोई स्थान नहीं है। ठीक है। कल्पना आपको समझ में आई। कल्पना कैसी होनी चाहिए आपकी? तथ्य और तर्क पर आधारित होनी चाहिए। अगर इसके विपरीत कर रहे हैं तो वो कैसी है? बेकार, कोई मतलब नहीं है। निबंध में लिखो मत लिखो, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग बनाइए अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए अभिव्यक्ति कौशल। लिखिए, अभिव्यक्ति कौशल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, आपका लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपके समझने की शक्ति कैसी होनी चाहिए, वो सब चीजें क्या है? अभिव्यक्ति कौशल है। लिखिए, अभिव्यक्ति कौशल में लिखिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, पॉइंट बनाइए। लिखिए, आपकी भाषा अर्थात, आपकी भाषा अर्थात, आपकी भाषा अर्थात अभिव्यक्ति, आपकी भाषा अर्थात अभिव्यक्ति सुस्पष्ट, आपकी भाषा अर्थात अभिव्यक्ति सुस्पष्ट एवं, सुस्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। सुस्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। सुस्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। जिसको, जिसका तथ्य विचार, जिसका तथ्य विचार कल्पना से, जिसका, जिसको सॉरी जिसको तथ्य विचार कल्पना से व्यक्त करना होता है। जिसको तथ्य विचार कल्पना से व्यक्त करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। इसमें लिखिए, इसमें आप, अभिव्यक्ति कौशल में लिखना है, इसमें आप मुहावरे, इसमें आप मुहावरे कौमा लोकोक्ति, इसमें आप मुहावरे कौमा लोकोक्ति कौमा कविता कौमा किसी राइटर की कही बातें, कौमा किसी राइटर की कही बातें, किसी राइटर की कही बातें को, किसी राइटर की कही बातों को विषय के, किसी भी राइटर की कही बातों को विषय के, विषय से तारतम्यता, विषय से तारतम्यता में जोड़ना चाहिए। 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 जिससे, जिससे आपकी अभिव्यक्ति स्पष्ट झलक सके। जिससे आपकी अभिव्यक्ति स्पष्ट झलक सके। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें शब्दों, इसमें शब्दों, इसमें शब्दों के चयन, इसमें शब्दों के चयन, इसमें शब्दों के चयन एवं अशुद्धियों से बचना चाहिए। इसमें शब्दों के चयन एवं अशुद्धियों से बचना चाहिए। इसमें शब्दों के चयन व अशुद्धियों से बचना चाहिए। ठीक है।
ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तथ्य क्या है, तर्क विचार क्या है, कल्पना क्या है, और अभिव्यक्ति कौशल क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप, निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार। निबंध के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य प्रकारों की अपन बात करते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक। कैसा निबंध है? वर्णनात्मक, जहां पर वर्णन करना होता है। दूसरा जो है वह है विचारात्मक। कैसा? विचारात्मक। तीसरा भावात्मक। संस्मरणात्मक। पांचवा व्यंग्यात्मक। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? वर्णात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, संस्मरणात्मक और व्यंग्यात्मक। हेडिंग बनाइए वर्णात्मक। वर्णात्मक में क्या होता है? देखिए, जब आप छोटी छोटी कक्षाओं में थे, जब आपने स्कूल जाना प्रारंभ किया था और उससे फर्स्ट सेकंड में आप आए थे, उस समय आपसे टीचर, मतलब उस समय विद्यालय टीचर आपसे आशा करता था कि आप निबंध लिखें। क्या लिखें? निबंध। और उस समय आपसे कैसे निबंध लिखवाए जाते थे? गाय पर। तो आप गाय पर क्या निबंध लिखते थे? गाय मीठा दूध देती है, गाय हमारी माता है, इसके चार पैरें हैं, मतलब ऐसी सारी बातें आप वहां पर लिखते थे। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो? जो आप गाय के विषय में जान रहे हो, जो भी आपको गाय के विषय में पता है, उसका क्या कर रहे हो आप? वर्णन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्णन कर रहे हो। उस समय आपसे यही आशा की जाती है कि आप क्या करें, उसका वर्णन कर दें। 10 लाइन लिखिए, 5 लाइन लिखिए, 15 लाइन लिखिए, 20 लाइन लिखिए, यही आपसे पूछा जाता था। लेकिन जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए, तो विद्यालय या टीचर समझता है कि जब इसको वर्णन करना आ गया, तो कहीं ना कहीं इसकी बौद्धिक क्षमता का तो विकास हुआ है, और बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको, जो ये वर्णन कर रहा है, इसके साथ साथ ये विचारात्मक बातें भी लिखे। ये सोचता क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस विषय को लेकर के यह क्या सही मानता है, क्या गलत मानता है। तो जो ऐसे निबंध आ जाते हैं, उनको कहते हैं विचारात्मक। ठीक है। जैसे ही आप और बड़े होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, तो क्या मैच्योर होता जाता है ना, तो ऐसे ही उसमें क्या आ जाती हैं, भावनाएं भी आ जाती हैं। भावना या कल्पना करने की शक्ति आ जाती है, कल्पनात्मक ही बोल सकते हैं इसे। मतलब वह क्या कर सकता है, कल्पना उन दोनों विचारों के आधार पर, और जो वर्णन करने की क्षमता है उनके आधार पर, वह क्या कर सकता है, नहीं, अगर ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो जो उसकी भावना है, जो उसकी कल्पना है, उनको आधार मान करके जो निबंध किए जाते हैं, वो कहलाते हैं कल्पनात्मक। संस्मरणात्मक जो निबंध होते हैं, वो कैसे निबंध हैं? संस्मरणात्मक जो निबंध होते हैं, वो किसी मार्मिक घटना को लेकर के लिखे जाते हैं, या कोई मार्मिक घटना होगी, या कहीं पर कुछ ऐसी कोई बातें होंगी, या किसी के जीवन की कोई जीवनी, ऐसी सारी जो बातें होती हैं, उनको लेकर के ऐसे निबंध लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं संस्मरणात्मक। और व्यंग्यात्मक में क्या होता है कि इसमें लेखक क्या करता है, इसमें लेखक जो भी विषय है, मतलब जो भी जहाँ पर कोई घटना है,
उसको लेकर के व्यंग करता है, कि मतलब वह उसको क्या है, सही ठहरा, वो वह उसको सही नहीं ठहरा है, लेकिन उसको व्यंग के माध्यम से उस पर क्या कर रहा है, तीखे प्रहार कर रहा है। तो वो ऐसे निबंध क्या कहलाते हैं, व्यंग्यात्मक। अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पर जो वर्णन करने वाला तो निबंध नहीं पूछा जाता। हाँ, इनमें से आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, विचारात्मक भी पूछे जाते हैं, भावात्मक भी पूछे जाते हैं, इनमें से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर जो काम किए हैं वो सब क्या है, ये वाले। तो हेडिंग बनाइए वर्णात्मक, लिखिए इसमें, दो दो लाइन लिख लेते हैं और बात खत्म करते हैं। ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि मतलब क्या है इसका। लिखिए। हम्म, लिखिए वर्णात्मक सर लिखिए। ये गुणात्मक वाले में लिखनी है ना, हेडिंग हाँ। डाल के? हाँ, वर्णात्मक में लिखिए, छोटी छोटी कक्षाओं में, छोटी छोटी कक्षाओं में, छोटी छोटी कक्षाओं में, छोटी छोटी कक्षाओं में बच्चों से उम्मीद की जाती है, छोटी छोटी कक्षाओं में बच्चों से उम्मीद की जाती है, छोटी छोटी कक्षाओं में बच्चों से उम्मीद की जाती है, छोटी छोटी कक्षाओं में बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वह वर्णनात्मक निबंध लिखे। वह कैसे निबंध लिखे, वर्णनात्मक निबंध लिखे। जैसे दीपावली, दीपावली, होली, ईद, गाय आदि। ठीक है, इतने समझ जाओगे आप। ये सब क्या है, इनमें वर्णन करना होता है, जो आपने देखा है वो लिख दो, बस सीधी सीधी सी बात है। नेक्स्ट उठाएंगे हेडिंग विचारात्मक। विचारात्मक, लिखिए विचारात्मक। इसमें लिखिए, जब व्यक्ति या बच्चे में, जब व्यक्ति या बच्चे में, जब व्यक्ति या बच्चे में, जब व्यक्ति या बच्चे में वर्णन करने की क्षमता, जब व्यक्ति या बच्चे में वर्णन करने की क्षमता, जब व्यक्ति या बच्चे में वर्णन करने की क्षमता, वर्णन करने की क्षमता तथा कल्पना विकसित हो जाती है, वर्णन करने की क्षमता, वर्णन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो वह, तो वह, तो वह अपने विचारों, तो वह अपने विचारों को, तो वह अपने विचारों को, तो वह अपने विचारों को उपरोक्त विषय के अनुसार, उपरोक्त विषय के अनुसार, तो वह अपने विचारों को उपरोक्त विषय के अनुसार ठोस सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ रख सके, ठोस सबूत के साथ रख सके। जैसे, जैसे कैसे निबंध आते हैं, भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों। अब विचार ही तो है, विचारात्मक लिखना है आपको। भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों। भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों। जैसे मृत्युदंड मानवीय या अमानवीय,
मृत्युदंड, मानवीय या अमानवीय आदि। जो ऐसे निबंध हैं ये सब क्या हो गए, विचारात्मक, कि आपको ठोस सबूत चाहिए और उनके आधार पर आपको क्या करना है, इन पर लिखना है। कैसे लिखना है, ठोस सबूतों के आधार पर विचार लिखने हैं आपको। ठीक है, वो कहलाएंगे विचारात्मक निबंध। नेक्स्ट पढ़ाएंगे हेडिंग भावात्मक। भावात्मक, इसमें लिखिए भावात्मक। इसमें लिखिए जब बच्चे जब बच्चे छोटी छोटी कक्षाओं से 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 कुछ बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं कुछ बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं कुछ बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं तो भावना और कल्पना को जानने के लिए 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 निबंध लिखवाया जाता है। भावना और कल्पना को जानने के लिए निबंध लिखवाया जाता है। जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, कैसे निबंध लिखते हो आप, यदि मैं भारत का क्या होता, प्रधानमंत्री होता। तो इसमें आपकी कल्पना और भाव देखे जाएंगे अब। यदि मैं भारत का क्या होता, प्रधानमंत्री होता, मेरे सपनों का भारत मेरे सपनों का भारत मेरे सपनों का भारत जैसे हमारे व्यवहार में शामिल होता भ्रष्टाचार। शामिल होता भ्रष्टाचार। हमारे व्यवहार में शामिल होता भ्रष्टाचार आदि। ये सब निबंध कैसे हैं, भावात्मक है। इसमें व्यक्ति को अपने भाव लिखने पड़ेंगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, है तो नहीं, ठीक है, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, तो व्यक्ति क्या लिखेगा, अपने भाव भी लिखेगा। हमारे व्यवहार में शामिल होता भ्रष्टाचार, तो अपने भाव बताएगा क्या क्या कर रहे हैं हम, कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे वो शामिल हो रहा है, उसमें सब में क्या रहे हैं, भाव। नेक्स्ट लिखिए संस्मरणात्मक। हेडिंग बनाइए संस्मरणात्मक। संस्मरणात्मक, इसमें लिखिए जब लेखक जब लेखक जब लेखक अपने अनुभवों को जब लेखक अपने अनुभवों को जब लेखक अपने अनुभवों को या किसी घटना 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 का मार्मिक वर्णन या किसी घटना का मार्मिक वर्णन या किसी घटना का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है। स्मृति मतलब बुद्धि के आधार पर, अपनी स्मृति के आधार पर करता है, उसे संस्मरणात्मक निबंध कहते हैं।
उसे संस्मरणात्मक निबंध कहते हैं। जैसे भारत में लोकतंत्र का भविष्य। जैसे भारत में लोकतंत्र का भविष्य। जैसे भारत में लोकतंत्र का भविष्य। जैसे मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, व्यंग्यात्मक। इसमें लिखिए, जब लेखक जब लेखक राजनीतिक प्रपंच। जब लेखक राजनीतिक प्रपंच जब लेखक राजनीतिक प्रपंच प्रपंच आर्थिक विषमताएं आर्थिक विषमताएं आर्थिक विषमताएं, कौमा, समाज में फैली हुई क्रूतियां। समाज में फैली हुई क्रूतियां। समाज में फैली हुई क्रूतियां, कौमा, धार्मिक पाखंड पर। धार्मिक पाखंड पर जब व्यंग रूप में जब व्यंग रूप में जब व्यंग रूप में आलोचना करता है। जब व्यंग रूप में आलोचना करता है उसे क्या कहते हैं? व्यंग्यात्मक निबंध कहते हैं। बात क्लियर? क्या करता है कि लेखक जो जो भी कोई राजनीतिक प्रपंच चलते हैं, राजनीतिक में चलता है, उनके विषय पर लिख रहा है, या कोई धार्मिक पाखंड के ऊपर लिख रहा है, या समाज में फैली हुई क्रूति के ऊपर लिख रहा है, इन सब पर जब वह क्या करता है, अपना कटाक्ष करता है, उसको ही क्या कहते हैं? व्यंग कहते हैं। ठीक है। वो लेखक क्या कर रहा है? व्यंग रूप में लिख रहा है, उन पर तीखे प्रहार कर रहा है। व्यंग का मतलब क्या है? तीखे प्रहार करना। ठीक है। उन निबंधों को क्या कहेंगे? व्यंग्यात्मक। जैसे जैसे काले धन पर श्वेत पत्र। जैसे काले धन पर श्वेत पत्र। काले धन पर श्वेत पत्र। जैसे सत्य जिया जाता है सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। जैसे काले धन पर श्वेत पत्र। जैसे सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। ये बात क्लियर हुई आपको? जो निबंध के प्रकार हैं, कितने प्रकार बताए मैंने आपको? निबंध के और भी प्रकार हो सकते हैं, और भी प्रकार हैं, लेकिन आपके लिए काफी है। ठीक है। ये चार पांच की बात करी है, ये आपके लिए क्या है? काफी है। इसके बाद हेडिंग बनाई है आप, निबंध कैसे लिखें और उसके आवश्यक बिंदु। निबंध कैसे लिखें और उसके आवश्यक बिंदु। निबंध कैसे लिखें और उसके आवश्यक बिंदु। निबंध कैसे लिखें और उसके आवश्यक बिंदु।
जब भी आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो आप क्या करना है, निबंध को 3 पार्टों में बांट दो। निबंध के कितने भाग कर दो? 3 भाग। एक भाग क्या बना दो, एक भाग रख दो प्रस्तावना, और दूसरा भाग कर दो मध्य भाग, और तीसरा बना दो उपसंहार। इन 3 भागों में क्या कर दो, निबंध को बांट दो, और तब आप क्या करो, निबंध लिखना प्रारंभ करो। पहला बना दो प्रस्तावना, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा उपसंहार। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि निबंध को कैसे लिखें। सबसे पहले बात करते हैं निबंध को लिखे कैसे। निबंध को लिखने की क्या विधा है, जिस प्रकार अपन निबंध को लिखें। तो इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए निबंध को कैसे लिखें, इसमें लिखिए निबंध विधा, निबंध विधा ठीक, निबंध विधा ठीक फूलों के गुलदस्ते की तरह है। निबंध विधा ठीक फूलों के गुलदस्ते की तरह है। निबंध विधा ठीक फूलों के गुलदस्ते की तरह है। निबंध विधा ठीक फूलों के गुलदस्ते की तरह है। गुलदस्ते को हम गुलदस्ते को हम गुलदस्ते को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुलदस्ते को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुलदस्ते को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपर का हिस्सा। सबसे ऊपर का हिस्सा। नंबर 2, गुलदस्ते का बीच का हिस्सा, गुलदस्ते का बीच का हिस्सा। गुलदस्ते का बीच का हिस्सा। नंबर 3, गुलदस्ते का स्टैंड जहां पर वह लगा हुआ है, मतलब नीचे का हिस्सा। गुलदस्ते का नीचे का हिस्सा या स्टैंड। जहां पर टिका हुआ है। जहां पर क्या है, टिका हुआ है। ठीक है, गुलदस्ते का 3 हिस्से कर दिए हैं। एक ऊपर का हिस्सा जो पंखुड़ियों वाला होता है, जिसमें फूल पत्ती लगे हुए हैं। बीच का जो डंठल है, तना है, वो वाला हिस्सा। और तीसरा जिसके सारे वो खड़ा हुआ है, जड़ है, जो भी गमला है, जो भी स्टैंड है। ठीक है, तो यही वो 3 भाग हैं। वो जो ऊपर का हिस्सा है वो ही कहलाता है प्रस्तावना, और जो बीच का हिस्सा है वही कहलाता है मेन बॉडी या मध्य भाग, और जो सबसे नीचे का हिस्सा है वही कहलाता है उपसंहार। बात क्लियर? ये 3 हिस्से होते हैं। जैसे अपने गुलदस्ते को बांट दिया, ऐसे ये 3 हिस्सों में क्या कर दिया है, निबंध को भी बांट दिया है। लिखिए, सबसे पहले हेडिंग बनाइए सबसे ऊपर का हिस्सा। भाई लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही? लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर। है ना? लिख पा रहे हो सब? भाई कमर कसनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा आपको। जितना आप लिखने का अभ्यास करोगे आपके लिए ही बेनिफिट होगा। और अपन जो भी निबंध यहाँ पर करेंगे वो इतना निबंध करेंगे कि अगर आप उस निबंध को पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मैं कम से कम एक निबंध पर आपको 1000 शब्द से या 1200 शब्द लिखवाऊंगा। कितने लिखवाऊंगा? 1000 से 1200 शब्द।
हजार ये शब्द होंगे या 12 शब्द होंगे? कम नहीं होंगे? इतना लिख पाऊंगा तब जा करके आप वहां पर क्या लिखोगे, उसको पढ़ के भी खूब याद रख पाओगे। जब मैं समझता हूँ आप 600 लिख दो, कोई 400 लिख पाएगा, कोई 500 लिख पाएगा, कोई 700 लिख पाएगा। ठीक है, इतना मैं आपको लिखवाऊंगा हर निबंध में। इसलिए लिखवाऊंगा क्योंकि कुछ आपको याद रह जाए और आप बार बार उसको पढ़ो और आप वहां पर लिख पाओ। ठीक है, तो आप लिखने के लिए तो कमर कस लो भाई, क्योंकि लिखने का ही है। जो आपकी जो अपना काम था अब तक फ्री में, जो काम था जो आपका पढ़ने का था और टिक करने वाला था, जो पढ़ना जो अपने अर्जन करना था वो तो कर लिया। अब आपको ये दिखाना है कि हमको लिखना कितना अच्छा आता है। ठीक है, अब आपका लिखने का काम है, यहाँ पर लिख करके ही दिखाना है आपको। तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा भाई। अब ये मत सोचना कि इतना जबरदस्ती क्यों लिखवाया जा रहा है। लिखिए सबसे ऊपर का हिस्सा। लिखिए सबसे ऊपर का हिस्सा। लिखिए जिसमें विभिन्न रंगों की, इसमें लिखिए जिसमें विभिन्न रंगों की, जिसमें विभिन्न रंगों की पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, 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 जो गुलदस्ते का, जो गुलदस्ते का, जो गुलदस्ते का सबसे मुख्य एवं आकर्षक भाग होता है, जो गुलदस्ते का सबसे मुख्य एवं आकर्षक भाग होता है, जो गुलदस्ते का सबसे मुख्य एवं आकर्षक भाग होता है, जो गुलदस्ते का सबसे मुख्य एवं आकर्षक भाग होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, जो यह सबसे मुख्य भाग है, जो यह सबसे मुख्य भाग है, जो यह सबसे मुख्य भाग है, यही प्रस्तावना कहलाता है। जो यह सबसे मुख्य भाग है, यही प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना निबंध का, प्रस्तावना निबंध का, प्रस्तावना निबंध का सबसे मुख्य एवं आकर्षक भाग होता है। प्रस्तावना निबंध का सबसे मुख्य एवं आकर्षक भाग होता है। प्रस्तावना निबंध का सबसे मुख्य एवं आकर्षक भाग होता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, गुलदस्ते के बीच का हिस्सा। गुलदस्ते के बीच का हिस्सा। गुलदस्ते के बीच का हिस्सा। इसमें लिखिए, इस भाग में, इस भाग में, इस भाग में, इस भाग में केवल, इस भाग में केवल डंठल लगे होते हैं। इस भाग में केवल डंठल लगे होते हैं। इस भाग में केवल डंठल लगे होते हैं। डंठल लगे होते हैं। इस भाग को आप जैसा चाहें, इस भाग को आप जैसा चाहें, इस भाग को आप जैसा चाहें सुंदर ढंग से संवार सकते हैं। इस भाग को आप जैसा चाहें सुंदर ढंग से संवार सकते हैं। इस भाग को आप जैसा चाहें सुंदर ढंग से संवार सकते हैं। निबंध का, पूर्ण विराम लगा करके, निबंध का, निबंध का, निबंध का यह मुख्य भाग, निबंध का यह मुख्य भाग
इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। निबंध का यह निबंध का यह मध्य भाग, निबंध का यह मध्य भाग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। निबंध का यह मध्य भाग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। निबंध का यह मध्य भाग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी भाग में इसी भाग में निबंध का विस्तार किया जाता है। कि इसी भाग में क्या किया जाता है? निबंध का विस्तार किया जाता है। कि इसी भाग में निबंध का विस्तार किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, गुलदस्ते के नीचे का भाग। गुलदस्ते के नीचे का भाग, इसमें लिखिए स्टैंड या आधार। स्टैंड या आधार, स्टैंड या आधार जिस पर वह टिका हुआ है ना। स्टैंड या आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण, स्टैंड या आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण, भी उतना ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है, एवं उपयोगी होता है। स्टैंड या आधार उतना ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है जितना सबसे ऊपर का भाग, जितना सबसे ऊपर का भाग। जितनी आप प्रस्तावना अच्छी लिखोगे उससे, मान लो आपने प्रस्तावना लिखी नहीं और इस प्रस्तावना को आपने जितना अच्छा लिखा है, जितना आपका इंप्रेशन है प्रस्तावना देगी, उससे ज्यादा आपको ये भाग भी उतना ही पुष्ट करना पड़ेगा, उतना ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि इनके अलग अलग नंबर हैं और इसमें जो उपसंहार है इसमें सबरा निचोड़ा जाता है। इससे पता चल जाता है कि आपने पूरे निबंध में लिखा ही क्या है। पांच कहते हैं ना, एग्जामिनर क्या करेगा, ऊपर से 4 लाइन पढ़ ले और नीचे से 4 लाइन पढ़ ले, उससे समझ जाता है कि ये पिक्चर क्या जानता है और क्या लिख रहा है। वही चीज है यहाँ पर। इस इन दो चीजों को पढ़ करके ही एग्जामिनर समझ जाता है, कुछ लाइन ऊपर के देखता है और समझ जाता है कि ये व्यक्ति क्या जानता है, क्या लिख रहा है, कैसा लिखा है, कैसा समझा है, वो सब कुछ यहाँ देख लेता है। ठीक है, तो लिखिए इसमें स्टैंड या आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है जितना सबसे ऊपर का भाग, जितना सबसे ऊपर का भाग। यदि किसी मकान का, यदि किसी मकान का, यदि किसी मकान का आधार मजबूत ना हो, यदि किसी मकान का आधार मजबूत ना हो, यदि किसी मकान का आधार मजबूत ना हो, तो क्या वह मकान टिक पाएगा? तो क्या वह मकान टिक पाएगा? ऐसे ही निबंध में बच्चे क्या करते हैं, बहुत तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं निबंध, ऊपर से स्टार्ट कर दिया और जहां तक उनका मन किया वहां तक छोड़ दिया, उस पता ही नहीं उनको इसमें कुछ लिखना भी है नीचे। ठीक है, अब आपने कुछ लिखा ही नहीं, एग्जामिनर ने देखा कुछ भी नहीं है, तो क्या समझेगा? वो समझेगा कुछ नहीं है, कोरी बकवास है, वो वहीं पर ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी निबंध लिखो, प्रस्तावना और उपसंहार को तो स्पष्ट लिखना ही चाहिए। ये ऐसा लिखना चाहिए कि जिससे एग्जामिनर पढ़े, आपको पढ़ करके उसको ऐसा लगे कि हाँ सच में बच्चे ने कुछ ना कुछ तो लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। उसने अपने विचार भी लिखे हैं, उसने सरकार के बारे में लिखा है, उसने वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में लिखा है, वह सबसे अवगत है। तब जाकर के उसने क्या लिखा है? निबंध लिखा है। जो उनका मकसद है, जो आपको परीक्षा करवाते हैं, जो निबंध लिखवाते हैं, उसका जो मकसद है वह समझ सकता है कि एग्जामिनर कि हाँ ये बच्चा इस विषय को जान रहा है, इस विषय को समझ रहा है। ठीक है,
भाई आपको क्यों लिखवाया जा रहा है निबंध? इसलिए तो लिखवाया जा रहा है कि आप जो भी घटनाएं चलती हैं वर्तमान में उनसे अवगत रहें। वही चीज तो यहाँ पर आ रही है। उससे पता चलेगा कि भाई आप एक ऑफिसर बन रहे हो तो कैसे बनो, कि उसको सारी चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो लिखिए इसमें ही, यदि किसी मकान का आधार मजबूत ना हो तो क्या वह मकान टिक पाएगा? नेक्स्ट लाइन से लिखिए। इसी प्रकार यदि निबंध का यह अंतिम भाग, इसी प्रकार यदि यह निबंध का अंतिम भाग, इसी प्रकार यदि निबंध का यह अंतिम भाग जो उपसंहार, जो उपसंहार कहलाता है, इसी प्रकार निबंध का यह अंतिम भाग जो उपसंहार कहलाता है, जो प्रस्तावना की तरह, जो प्रस्तावना की तरह निबंध का महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रस्तावना की तरह निबंध का महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रस्तावना की तरह निबंध का महत्वपूर्ण अंग है। पूर्ण विराम। उपसंहार, उपसंहार से तात्पर्य निष्कर्ष से है, उपसंहार से तात्पर्य निष्कर्ष से है, उपसंहार से तात्पर्य निष्कर्ष से है। यानी निबंध में, यानी निबंध में क्या लिखा जाए क्या नहीं, क्या लिखा जाए या फिर उसका निचोड़, या फिर निबंध का निचोड़, ये लिख दो। क्या लिखा जाए या फिर निबंध का निचोड़। जो भी निबंध के जो निचोड़ है वो सब कुछ आपको कहाँ लिखना होता है? उपसंहार। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग बनाइए, प्रस्तावना के आवश्यक बिंदु। प्रस्तावना पर किन किन बातों को ध्यान रखना है? लिखिए प्रस्तावना के आवश्यक बिंदु, प्रस्तावना के आवश्यक बिंदु, प्रस्तावना के आवश्यक बिंदु। यहाँ तक सबने लिख लिया ना? यहाँ तक सबने लिख जी। लिया? हाँ। लिखिए प्रस्तावना के आवश्यक बिंदु, पॉइंट बना लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, प्रस्तावना सुंदर कैसी होनी चाहिए? प्रस्तावना आपकी सुंदर एवं आकर्षक। लिखिए प्रस्तावना सुंदर एवं आकर्षक हो, प्रस्तावना सुंदर एवं आकर्षक हो। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रस्तावना कैसी हो आपकी? सुंदर एवं आकर्षक हो। सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना निबंध का, प्रस्तावना निबंध का एक चौथाई भाग होती है, प्रस्तावना निबंध का एक चौथाई भाग होती है, प्रस्तावना निबंध का एक चौथाई भाग होती है, प्रस्तावना निबंध का एक चौथाई भाग होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना विषय वस्तु को, प्रस्तावना विषय वस्तु को, प्रस्तावना विषय वस्तु को प्रस्तावना विषय वस्तु को शुरू किसी दोहा, शुरू किसी दोहा, शुरू किसी दोहा, दोहा, कौमा कविता, दोहा, कौमा कविता, कौमा संस्कृत सूक्ति, संस्कृत सूक्ति, संस्कृत सूक्ति, श्लोक, श्लोक या किसी राइटर की कही गई बातों,
से शुरू करना चाहिए, या किसी राइटर की कही गई बातों से शुरू करना चाहिए, या किसी राइटर की कही गई बातों से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रस्तावना की संक्षिप्त विषय वस्तु में, 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 प्रस्तावना की संक्षिप्त विषय वस्तु में संपूर्ण निबंध, संपूर्ण निबंध, संपूर्ण निबंध का सारांश झलकना चाहिए, संपूर्ण निबंध का सारांश झलकना चाहिए, संपूर्ण निबंध का सारांश झलकना चाहिए, संपूर्ण निबंध का सारांश झलकना चाहिए। जो निबंधकार लिखना चाहेगा, जो निबंधकार लिखना चाहेगा, जो निबंधकार लिखना चाहेगा, जो निबंधकार लिखना चाहेगा। लिखिए। नेक्स्ट वन लिखिए। वाक्य, वाक्य छोटे और, वाक्य छोटे और, वाक्य छोटे और अशुद्धि रहित, अशुद्धि रहित होने चाहिए, वाक्य छोटे और अशुद्धि रहित होने चाहिए, जिससे, वाक्य छोटे और अशुद्धि रहित होने चाहिए, जिससे, जिससे वाक्य में कही गई बातों को, जिससे वाक्यों में, जिससे वाक्य में कही गई बातों को ठीक प्रकार से समझा जा सके, जिससे वाक्य में कही गई बातों को ठीक प्रकार से समझा जा सके, ठीक प्रकार से समझा जा सके। ठीक है। हेडिंग बनाइए। मध्य भाग के आवश्यक बिंदु, मध्य भाग के आवश्यक बिंदु, मध्य भाग के आवश्यक बिंदु। पॉइंट बनाइए। लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, मध्य भाग, मध्य भाग का आकार निबंध का आधा होना चाहिए, मध्य भाग का आकार निबंध का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। देखो, एक चौथाई तो हो गया ये, आधा हो गया ये, और एक चौथाई हो गया ये। कंप्लीट कितना हो गया? एक। ठीक है। मध्य भाग का आकार निबंध का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। मध्य भाग का आकार निबंध का आधा होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट लिखिए। मध्य भाग में, मध्य भाग में, मध्य भाग में विषय वस्तु का विस्तार, 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 कहावत, कहावतों, कहावतों, कहावतों तथा मुहावरों, कहावतों तथा मुहावरों
के माध्यम से होना चाहिए, के माध्यम से होना चाहिए, के माध्यम से होना चाहिए, के माध्यम से होना चाहिए। साथ ही, साथ ही, साथ ही अन्य व्यक्तियों की, साथ ही अन्य, अन्य, साथ ही अन्य, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों के आधार पर अपने स्वयं का, अपने स्वयं का, अपने स्वयं का मौलिक चिंतन अवश्य लिखना चाहिए, अपने स्वयं का मौलिक चिंतन अवश्य लिखना चाहिए, अपने स्वयं का मौलिक चिंतन अवश्य लिखना चाहिए, अपने स्वयं का मौलिक चिंतन अवश्य लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, लिखिए। मध्य भाग में, मध्य भाग में, मध्य भाग में निबंध की विषय वस्तु, मध्य भाग में, मध्य भाग में निबंध की विषय वस्तु, मध्य भाग में निबंध की विषय वस्तु स्पष्ट हो जानी चाहिए, मध्य भाग में निबंध की विषय वस्तु स्पष्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वाक्य रचना छोटी, वाक्य रचना छोटी, वाक्य रचना छोटी एवं आकर्षक एवं अशुद्धि रहित होनी चाहिए, वाक्य रचना छोटी, आकर्षक एवं अशुद्धि रहित होनी चाहिए, वाक्य रचना छोटी, अशुद्धि रहित एवं आकर्षक होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, उपसंहार या निष्कर्ष भी लिख सकते हो, उपसंहार या निष्कर्ष, उपसंहार या निष्कर्ष लिखिए। उपसंहार या निष्कर्ष लिखने के आवश्यक बिंदु, उपसंहार या निष्कर्ष लिखने के आवश्यक बिंदु, उपसंहार या निष्कर्ष लिखने के आवश्यक बिंदु लिख लिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। उपसंहार में, उपसंहार में, उपसंहार में संपूर्ण विषय वस्तु, उपसंहार में संपूर्ण विषय वस्तु का आकलन होता है, उपसंहार में संपूर्ण विषय वस्तु का आकलन होता है, उपसंहार में संपूर्ण विषय वस्तु का आकलन होता है, उपसंहार में संपूर्ण विषय वस्तु का आकलन होता है कि निबंध में, कि निबंध में, कि निबंध में, कि निबंध क्या कहना चाहता है, कि निबंध क्या कहना चाहता है, कि निबंध क्या कहना चाहता है,
कि निबंध क्या कहना चाहता है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट लिखिए। संपूर्ण निबंध का सारांश, संपूर्ण निबंध का सारांश, संपूर्ण निबंध का सारांश संक्षिप्त में, संपूर्ण निबंध का सारांश संक्षिप्त में, संपूर्ण निबंध का सारांश संक्षिप्त में उपसंहार में स्पष्ट कर देना ही, उपसंहार में स्पष्ट कर देना ही लेखक की प्रमुख विशेषता होती है। उपसंहार में स्पष्ट कर देना ही लेखन की प्रमुख विशेषता होती है, लेखन की प्रमुख विशेषता होती है, लेखन की प्रमुख विशेषता होती है। संपूर्ण निबंध का, संपूर्ण निबंध का सारांश संक्षिप्त में, संपूर्ण निबंध का सारांश संक्षिप्त में उपसंहार में स्पष्ट कर देना ही, उपसंहार में स्पष्ट कर देना ही, स्पष्ट कर देना ही लेखन की प्रमुख विशेषता है, लेखन की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपसंहार में, उपसंहार में, उपसंहार में अपना स्वयं का, उपसंहार में अपना स्वयं का, उपसंहार में अपना स्वयं का निष्कर्ष भी लिखें, उपसंहार में अपना स्वयं का निष्कर्ष भी लिखें, उपसंहार में अपना स्वयं का निष्कर्ष भी लिखें। लेकिन यह निष्कर्ष, लेकिन यह निष्कर्ष स्वार्थ से परिपूर्ण, लेकिन यह निष्कर्ष स्वार्थ से परिपूर्ण, लेकिन यह निष्कर्ष स्वार्थ से परिपूर्ण या एक तरफा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह निष्कर्ष स्वार्थ से परिपूर्ण या एक तरफा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह निष्कर्ष स्वार्थ से परिपूर्ण या एक तरफा नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। निष्कर्ष ऐसा हो, निष्कर्ष ऐसा हो जिससे, निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें राष्ट्र, जिसमें राष्ट्र, जिसमें राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, जिसमें राष्ट्र समाज का हित छिपा हो, जिसमें राष्ट्र समाज का हित छिपा हो, जिसमें राष्ट्र समाज का क्या छिपा हो, हित छिपा हो। ठीक है, ये कुछ आवश्यक बिंदु हैं प्रस्तावना लिखने के, मध्य भाग लिखने के और उपसंहार लिखने के। इन बिंदुओं को आपको जब भी आप ऐसे राइटिंग करो, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये बातें सारी वो हैं कि जो कई बार क्या होता है कि आप बहुत जगह पढ़ लोगे, ऐसे करवा देंगे, लेकिन ये सारी बातें नहीं बताते हैं। यही बातें हैं जो आपको ऐसे लिखना सिखाएंगी। ठीक है, इन्हीं बातों को अगर आपको याद हैं ये बातें, और आप इन बातों को अपने दिमाग में रख करके निबंध की रचना कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा निबंध लिख पाओगे, अन्यथा आप निबंध नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ऐसे राइटिंग करो, इन सारी बातों को क्या रखना है, दिमाग में रख करके आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। इससे क्या होगा, आपका निबंध जो होगा
वह सच में ही निबंध होगा। वह कोई और विधा नहीं होगी। क्या विधा होगी? निबंध विधा होगी, जो समान रूप से बंधी हुई होगी, जो केवल कैसी होगी? आकर्षक होगी, जिसमें क्या होगी? क्रमबद्धता होगी, जिसमें क्या होगी? कसावट होगी। वो सारी चीज कहाँ पर दिखाई देगी? तब आपके निबंध में दिखाई देगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या है, अपने दिमाग में रखनी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मोटी मोटी सारी बातें जो कल अपन चर्चा करेंगे। कल अपन जो निबंध लिखेंगे, सबसे पहले अपन प्रारंभ करेंगे राजस्थान के निबंध। जो राजस्थान के निबंध अपन 8-10 निबंध लिखने की कोशिश करेंगे, 8 लिखे या 10 लिखे। ठीक है, और उसमें बीच बीच में आपसे भी लिखवाऊंगा। आप जैसे मैंने निबंध लिखवाया आपको, आपने यहाँ लिखा, एक बार आप पढ़ें, फिर आप स्वतः पढ़ कर के लिखने की कोशिश करें घर पर, पुनः लिखें। आप बार बार अभ्यास करें। ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास करना छोड़ दें। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि जो मैं ही लिखवा रहा हूँ उसी चीज को वहां पर लिखें। देखो, मैंने किसी कोटेशन लिखा, कोई स्लोगन लिखा, आपको अच्छा मेरा स्लोगन नहीं लगा तो आपको दूसरा अच्छा लग रहा है, दूसरा आता है तो वो लिखिए। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो जो विषय है उसके अनुसार कैसा उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। उससे उसके साथ क्या हो, तारतम्यता उसकी बंधी होनी चाहिए। ठीक है, जरूर नहीं है कि जो मैं बताऊं वही लिखो। आपके पास उससे अच्छा कोटेशन है तो लिखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप जो मैंने विचार लिखे हैं आप उससे अच्छे आ रहे हैं तो वो लिखिए। आप जब तक लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे और बार बार नहीं लिखेंगे, तब तक आप एग्जाम में निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहली क्लास से यही कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें, लिखने का अभ्यास करें, लिखें। शुरू शुरू में दर्द होगा, 1-2 दिन दर्द होगा, लेकिन हैबिट पड़ जाएगी। फिर बार बार आप करते रहोगे तो आपको वो चीज़ें, मान लो आपको शुरू में कोई निबंध लिखोगे तो 1 घंटा भी लग सकता है। धीरे धीरे वही समय आपका 20 मिनट पे आ जाएगा, 25 मिनट पे आ जाएगा, और आप आसानी से उस निबंध को, जो आपको 3-4 पेज लिखना है, उसको आराम से लिख पाओगे। पर ये कब होगा? ये जब होगा जब आप निरंतर क्या करोगे? अभ्यास करोगे। ठीक है, अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपकी जो परीक्षा है वह मुख्य परीक्षा है, और मुख्य परीक्षा में क्या देखा जाता है? लेखन देखा जाता है। अब आपका ये नहीं देखा जाएगा, पढ़ना नहीं देखा जा रहा कि आपको कितना ज्ञान, नॉलेज की परीक्षा नहीं है। नॉलेज की परीक्षा तो आपकी हो गई। जो प्री की परीक्षा होती है वह नॉलेज की परीक्षा होती है, और नॉलेज में उन्होंने देख लिया नॉलेज थी, तभी तो आप प्री पास हो पा रहे हो। तभी तो आपको लग रहा है कि हमारा क्लियर हो जाएगा। तभी तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और मुख्य परीक्षा मुख्य इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है? लेखन होता है। और लेखन ही आपको क्या करेगा? उस पोस्ट तक पहुंचाएगा। अगर आपका लेखन पर पकड़ अच्छी होगी, आपकी लिखने की विधा होगी, आप लिख पाओगे तभी तो टिक पाओगे। बहुत बच्चे तो अभी से ही भागने लग जाएंगे 2-4 दिन में ही। जैसे ही स्टार्ट होगा लिखना, छोड़ना चालू कर देंगे। वो कहेंगे कि हम एग्जाम में लिखेंगे, वो एग्जाम में भी नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि आप जो काम निरंतर करते रहोगे, जिसमें निरंतरता रहती है, वो ही काम वहां पर भी कर पाओगे। ठीक है, अगर आप यहीं पर ही नहीं लिख पा रहे हो तो वहां पर क्या लिखोगे? वहां पर क्या विचार आएंगे आपके? कुछ नहीं आएगा। वहां पर जैसा लिखते आए हो वैसा ही लिखोगे फिर, और जैसे नंबर मिलते हैं ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यही काम करना है आपको। क्या करना है? अभ्यास करना है। और अभ्यास आपका निरंतर होना चाहिए। चाहे आप 1 घंटा ही दो, पर दो जरूर। आप अपना नियम बना लो कि भाई मेरे को 1 घंटा ये काम करना है, तो करना ही है। ठीक है, तो ही क्या होगा? आपका एक अच्छा लेखन हो पाएगा, आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे, और जो निबंध होगा और उसको आप सार्थक कर पाओगे, और वहां पर आपकी मुख्य परीक्षा आपको आसानी से ही प्राप्त, मतलब आसानी से आप उसको क्या कर लोगे? आसानी से उसमें विजय हासिल कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अपनी निबंध से संबंधित। कल अपन लेते हैं राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं। कल जो अपनी विषय होगा, शीर्षक होगा,
वह होगा राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं। इस पर अपन निबंध लिखेंगे। इसमें क्या क्या आवश्यक बिंदु हो सकते हैं वह आप सोच के आना है। क्या क्या आप उस पर क्या क्या उसमें बिंदु बना सकते हो, क्या क्या आप लिख सकते हो, कल मैं आपसे पूछूंगा। पहले 5-10 मिनट आपसे चर्चा करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर अपन को लिखवाना स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए मैंने आपको शीर्षक दे दिया है, राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं। कल उस पर सोचना है, आज आपको थोड़ा देखना है, सर्च करना है, गूगल सर्च करो, किताब सर्च करो, जो भी करना चाहो। ठीक है। वहां से कोशिश करो आप क्या क्या बिंदु बना सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, वो अपनी बात मेरे सामने रखोगे, उसके बाद मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर, हाँ। तो मुझे कुछ डाउट्स थे। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप बता सकते हैं कि जो आने वाले डेज रहेंगे उनमें हम कैसे करने वाले हैं, मतलब कि कैसे हमारी प्रिपरेशन रहने वाली है, क्योंकि सर ये तो डेमो क्लास थी। तो सर आप आइडिया दे देंगे कि हमारी क्लासेस में क्या रहने वाला है आगे आने वाले डेज में, तो। हम्म। आपकी क्लास में क्या होगा कि यहाँ पर जो मेरी तरफ से तो आपको हिंदी में तो ये है कि मैं चाहूँगा कि आपको अधिकतर वो निबंध करवाऊँ कि जो आपके एग्जाम में आ सके। राजस्थान से संबंधित मैं आपको सारे के सारे निबंध करवाने की कोशिश करूंगा। एक दो निबंध आपको लिखने को दूंगा। ठीक है, जितने भी हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से बन सकते हैं राजस्थान संबंधित, वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही मैं आपका विधिक पक्ष लूंगा, और ऐसे ही मैं आपका सामाजिक वाला पक्ष है, आर्थिक वाला पक्ष है, उसको भी लूंगा। ठीक है, सब में से मैं चाहूंगा कि जो करंट इशू हैं उनको लेकर भी, जो सरकार की योजना है उनको लेकर के भी, हर पहलू को अपन छूते हुए यहाँ पर लिखें। मैं आपको अधिक से अधिक निबंध लिखवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीच बीच में आपको भी कुछ ऐसे जो मुझे लगेगा कि अपने पास पर्याप्त समय नहीं पर बचा है और अपना इतना ही कर पा रहे हैं, तो मैं आपको शीर्षक दूंगा, आप उन पर लिखोगे। और नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, और फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगा क्या लिखना है आपको उसमें। अपनी हिंदी में तो ओके। यही रहेगी। हम्म। आंसर जो जैसे कि आप हमें प्रैक्टिस के लिए दोगे, तो हम जो लिखेंगे उसको चेक करने के लिए ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे आपके पास भेजेंगे? देखो मैं आपको, ऐसा है ये कि मान लो मैंने आपको 6 निबंध लिखना सिखा दिया, मान लो मैंने राजस्थान में आपको 7 बता दिए, 8 बता दिए, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या है, कैसे लिखना है। इतना तो आपको सब चीज़ समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपको कॉपी चेक कराने में ऑनलाइन वालों को दिक्कत होती है, तो क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक बार आपको ब्लैक बोर्ड पे बता, इस पे व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा कि इसमें ऐसे ऐसे मुख्य बिंदु बनेंगे और इनमें ये बातें इंक्लूड होंगी। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको यहाँ पर एक बार समझा दूंगा। उस आधार पर फिर आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यही तरीका नहीं होगा। सर, वो चीज तो समझ आ गई, लेकिन जैसे कि होता है ना कि ये मात्राओं की मिस्टेक हो जाती है, जैसे छोटी छोटी चीजों पे, जैसे कि है में कहीं पे डॉट आता है कहीं पे नहीं आता। तो ये हम्म। सारी चीजें हम क्या है, खुद से तो सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक नहीं कर सकते, वो आप ही हमें बता पाएंगे कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। देखो, जो आप कह रही हो, मैं तो मानता हूँ कि आप जब प्री की परीक्षा दे के आए हो तो आप हिंदी ग्रामर पढ़ के आए होंगे। यस सर, बट फिर भी मतलब हमें हिंदी का ऐसा तो है नहीं कि पूरा एकदम पूरा ज्ञान है कि हम कहीं पे मिस्टेक ही नहीं करेंगे। देखो तो ऐसा नहीं है, मिस्टेक तो छोटी मोटी मिस्टेक चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्योर या शुद्ध लिखो वहां पर। मतलब बहुत बच्चे तो क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक पर इतना एग्जाम ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा ही आप अति कर जाते हो, तब वह गोला मारना स्टार्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, कल मैं छोटी छोटी बात और हैं, कल मैं ऐसे स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को और ले लूंगा। जो आप कह रहे हो है में क्या अंतर है, ए आई में क्या अंतर है, कहाँ पर क्या लिखा जाता है, कहाँ पर क्या लिखा जाता है, कुछ अशुद्धियों के बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अपना विषय नहीं है ये, अपना विषय नहीं है दीपिका जी। अपना विषय तो अब क्या है, ऐसे राइटिंग का, क्योंकि अपन समझते हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं। फिर भी कल अपन यस चर्चा कर सर। लेंगे इस पर। ठीक है। ओके सर, एंड सर ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनकी आप लिस्ट दोगे क्या कि भाई ये इम्पोर्टेंट है निबंध के टॉपिक्स जो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं? देखो, जितने इम्पोर्टेंट हैं
जो मुझे लगेंगे मैं आपको करवाता जाऊंगा और आपको टॉपिक बीच में बताता भी जाऊंगा। ठीक है। लिस्ट देने से क्या फायदा, मान लो मैं 20 लिस्ट दे दूँ, 25 लिस्ट दे दूँ, उससे क्या हो रहा है। ठीक है, अपन जितना हो सके उतने करने के प्रयास करेंगे। आप इससे निश्चिंत रहें। ओके सर। एंड सर, जो पास्ट ईयर्स में जिन बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया है और जिनके हिंदी ऐसे में अच्छे नंबर आए, तो क्या हमें उनकी कॉपीज आप दिखाओगे, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि भाई ऐसे लिखने पे इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम। देखो, कॉपीज की बात तो ऐसी रही, अगर मैडम के पास होंगी तो आप मैडम से बात कर सकते हो इस विषय में। मैं तो किसी बच्चे की कॉपी नहीं लेता हूँ। ठीक है, जो भी अगर वो ऐसे चेक करवाते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, मेरे तो जल्दी से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। देवका जी, सीधी सी बात यह है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है आप मैम से बात करो, उनके पास होंगी, संस्था में रखी होंगी, तो वो आपको दिखा देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ओके ठीक है। सर। एंड सर, डाउट्स का सिर्फ क्लासेस में पूछने हाँ, का रहेगा डाउट्स या के लिए फिर मैं क्लास? बैठा हूँ। डाउट्स जो जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो मुझसे क्लियर कीजिए आप, सर, कभी भी क्लास आज कीजिए। के बाद में भी कर सकते हैं क्या? क्लास के बाद में, हाँ कर सकते हो। हाँ। ओके सर। ठीक है। हाँ। ओके। मैं पहले आपसे आके ही पूछता हूँ, सबसे पहले भाई कोई डाउट है किसी को, और जाते ही पूछूंगा कोई डाउट है तो किसी को, तो पूछो आप। फिर भी आपको लगता है कि भाई इससे अलग समय पूछे, तो भी अलग समय पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। और कोई किसी हेलो। क्वेरी? हाँ। हाँ सर, मुझे एक डाउट था सर। सर हाँ जैसे बोलिए। अब क्योंकि मैं हम मतलब कुछ बच्चे होंगे जो राजस्थान के नहीं होंगे, जैसे मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो राजस्थान से नहीं हूँ। तो अच्छा। सर मुझे ये पूछना था कि हमने कभी राजस्थान की ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, और आप तो वैसे अपनी तरफ से बहुत सारे एसेस कराएंगे हमें, पर जरूरी नहीं है कि उनमें से आए, क्योंकि हम्म। कोई सर्टेनिटी तो है नहीं कि यही ऐसे हम्म। आने हैं। तो हम्म। सर आप कुछ हमें ऐसा सोर्स बता सकते हैं जिससे हम थोड़ा सा राजस्थान के बारे में पढ़ें, ताकि हम उसके बारे में लिख पाए वहां पे। अब जैसे 7-8 ऐसे में हमें बिल्कुल पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमें लिखना हाँ। कैसे होता है। हाँ। पर हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें जब किसी के बारे में फैक्ट्स ही नहीं पता, जब हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो हम क्या ही लिख पाएंगे। तो देखो, उसके लिए सर कुछ ऐसा अगर आप बता देखो सकें। आप इस चीज से निश्चिंत रहें। राजस्थान के टॉपिक जितने भी मैं करवाऊंगा यहाँ पर, 8 से 10 टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है। एक दो आपसे लिखवाऊंगा। वो सारे के सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में उनसे संबंधित छूते हुए आएंगे। उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा राजस्थान से। मैं राजस्थान के हर पॉइंट को कवर करता हुआ चलूंगा, चाहे वो हस्तकला हो, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वो आपका ऊर्जा हो, चाहे वो आपका सौर ऊर्जा चल रहा है वो हो, चाहे आपका पर्यटन हो, चाहे आपका संस्कृति हो। मतलब जो भी पहलू हैं संस्कृत के, मतलब जो राजस्थान के, उनको मैं कवर करूंगा, पूरा पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हर पहलू को छूने की कोशिश करूंगा। अगर उससे उससे बाहर राजस्थान से नहीं जाएगा भाई, राजस्थान से तो नहीं जाएगा। ये मैं निश्चित होकर कह रहा हूँ आपसे, निश्चिंत होकर कह रहा हूँ। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, राजस्थान से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है सामाजिक से चला जाए, क्योंकि सामाजिक एक ऐसा क्षेत्र है, कई बार तो करंट टच रहता है, कई बार आर्थिक डाल देते हैं, कई बार वाणिज्य डाल देते हैं, कई बार वैज्ञानिक भी डाल देते हैं, कई बार जो योजना चलते हैं उनसे भी डाल देते हैं। तो बहुत सारा एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। तो उसमें से अपन क्या करते हैं भाई, कुछ कुछ बताते हैं जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, भाई ये करंट इशू चल रहे हैं इनसे लिखवा दिया, ये योजना चल रही है इससे लिखवा दिया, क्योंकि जिससे क्या है कि भाई इसमें से पूछ ले। लेकिन राजस्थान के तो फिक्स ही हैं। भाई राजस्थान में क्या क्या चीज चाहिए, हस्तकला पूछता है, खनिज संपदा है, या फिर आपका ऊर्जा संरक्षण है, या राजस्थान की संस्कृति है, कला संस्कृति के बारे में पूछेगा, या फिर या पर्यटन के बारे में पूछेगा। ठीक है। या और भी एक आध हो सकते हैं तो उनको पूछेगा बस। ये मोटी मोटी चीजों को ही टच करता हुआ पूछता है। राजस्थान के तो आप निष्फिक्र हो जाइए, कहीं से भी कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ। और कोई किसी क्वेरी? और किसी कोई क्वेरी? सर बस नहीं एक है। चीज और पूछनी थी, सॉरी हाँ। टू डिस्टर्ब। सर बस हाँ। ये पूछना था मुझे कि कई बार
ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम 2 से 4 के टाइम पे क्लास ले पाए, तो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर हमें मिल पाएंगे क्या? रिकॉर्डेड मिल किसी जाएंगे दिन अगर। आपको। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर ठीक। की बात ऐसी है कि जब मैं आऊँ हम्म। थोड़ा सा मेरे को ध्यान दिला दिया करो सर, रिकॉर्डिंग आपके लिखा भी आ जाता है वहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में नहीं रहता है। कोई भी टीचर आए और जैसे ही वो क्लास स्टार्ट करे, अगर आपको रिकॉर्डिंग लिखा नहीं आ रहा है ऊपर, तो आप उनको तुरंत बोल दें, कोई भी बच्चा बोल दे तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर आप नहीं बोला और उसके दिमाग में नहीं रहा तो फिर छूट जाती है क्लास। आप भी इतना से ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि वो जी आपके सर, ही काम ओके। आएगी। भाई रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आपको दे पाएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ी सी ये ध्यान रखें, है ओके सर। ना? और और कोई सर क्वेरी के? रिकॉर्डिंग के लिए मैम से कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर हाँ, कैसे? मैम से करना पड़ेगा कांटेक्ट आपको, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके सर। हाँ। और कोई क्वेरी किसी की नहीं है? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आगे कल देखते हैं।